अब देखिए क्या, कब, कहाँ और कैसे। सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल रह रहा है। सोनी सोचने लगी कि पिंकी से बोली इतने वर्षों पहले क्या हुआ कि यह कोई कैसे जान सकता है ना। पिंकी जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाए। तो कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न और अखबार की मदद से पता कर लेते हैं, ठीक है। कि 10-20 साल पहले क्या हुआ यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन 1000 वर्ष पहले क्या हुआ इसकी जानकारी हमें जो है इतिहास से प्राप्त होती है। आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम पहले की जानकारियों को अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। ये था हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और वे कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें कौन देता है, तो इतिहास देता है। अध्ययन काल का निदान कैसे करें। अब अध्ययन काल का निदान करने के लिए जो है अतीत से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न घटनाओं का काल क्रमानुसार जो है अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया। ये इतिहास जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है, एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो है 700 से 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। इसके आरंभिक चरण पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाए, ठीक है। क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहियों का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांवों एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। अब 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक के ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से ही नई विचारधाराओं का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और समाज सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकालीन का अंत होता है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, ठीक है। आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया, उपनिवेशवाद, ठीक है। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कहा गया, उपनिवेशवाद। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ जो सत्य एवं अहिंसा सिद्धांत से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के अनुसार जो है जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला, ठीक है। काल भारत के आधुनिक इतिहास को प्रतिनिधित्व करता है। काल जो है भारत के आधुनिक इतिहास को प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, अब ये देखेंगे। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार, मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कहा गया, ठीक है।
अर्थात पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों, भोजपत्रों एवं पर लिखी हुई मिलती थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालयों में, संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की एक खुदाबख्श लाइब्रेरी और पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ जो है सुरक्षित है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों से में अनेक महाकाव्य, कविता एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल कन्नड़ में। ठीक है, देखिए ये तार पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ हैं, ये अभिलेख रहा। अब हम जो है अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश, उपलब्धियां वर्णित है। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। वे वस्तु पुरातत्व स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। जैसे अभी चित्रों में आप देख सकते हैं सिक्के और मोहरे हैं, इधर एक तरफ मृदभांड है। पुरातात्विक वस्तु में जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता का प्रकाश डाला है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकता है कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई करके जो है किस सम्राट के जो है स्तंभ निकाले थे, तो क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले गए हैं, वो स्थान क्या है? तो पटना के कुम्हरार। ठीक है, और किसने निकाले? तो डॉक्टर स्पूनर ने। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। अब सिक्कों द्वारा जारी किए जाते थे। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, ठीक है, जिस पर राज्य के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह को लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाया जाता है। अब खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती थी, लेकिन जो समानता प्रचलित थी वह थी कौन? कार्बन 14, ठीक है, पद्धति। अब रेडियो कार्बन विधि क्या है? तिथि निर्धारण में यह काम भौतिक शास्त्र करते थे। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता था जो कार्बन 14 कहलाता था। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते थे जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं, तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तो वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। बहुत के साथ इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उसकी उस जीव की आयु का पता निश्चित करते हैं, ठीक है। अब तिथियों का मतलब क्या है? प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। विक्रम संवत का अगर बात की जाए तो विक्रम संवत जो है वे 57 BC में आया था, से वो होता है, और शक संवत जो है 70-80 है ना, आफ्टर 78 डिकेड।
लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उसके जन्म के वर्ष से है। यदि कहीं 2009 ईस्वी लिखा गया है, ठीक है, एडी, तो इसे एनो डोमिनो लिखा देखते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष जो है वर्ष से है, तात्पर्य है। इसी प्रकार यदि वह 2500 ईसा पूर्व लिखा हो मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय, ठीक है, ये समझ में आया। जैसे 2009 ईस्वी लिखा गया है तो हम इसका तात्पर्य यह मानेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है 2009वें वर्ष से है। और इसी प्रकार यदि 2500 ईसा पूर्व है तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय है, ठीक है। अब भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें। प्राचीन काल से लेकर अब तक किस भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, ठीक है, सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, इसमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं, तो कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश, ठीक है। दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध था। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता था। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार अंतर्गत उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती थी। इस भाग में विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। तो बताइए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो पहाड़ियां पृथक करती है वो कौन से है? विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियां, ओके। और इस दक्षिण के पठार के अंदर कौन सी नदियां बहती है? नर्मदा और ताप्ती। अब 14 सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं, ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करती है। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, ठीक है, जैसे घेवर, बोलन एवं गोमेल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बनता रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल पशु को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम में सिंध एवं इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4300 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिश्मी और नागा पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है, ठीक है, जैसे गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति, मिश्मी, नागा जनजाति, ये सब, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है और विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले जो है मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे, ठीक है। 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया। 3000 साल पहले महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया और महापाषाणी संस्कृति में मृतक को जो है ना दफना कर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चित्र स्पष्ट नहीं है, आप लोग अपने अपने बुक में देख ले। अब जो जहाँ नदियाँ बहती है विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में कोहलडेबा एवं चौपानी मांडू ऐसे स्थल जहाँ सबसे पहले धान उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीनतम काल में मगध नाम से जाना जाता था।
यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वत, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय करते थे, मतलब खरीद बिक्री करते थे। इनके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए जो है ना, धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारत उपमहाद्वीप के बाहर लोग भी खेवर, बोलन और गोमेल के रास्ते भारत आते रहते थे। अब देश का नाम, हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पहले जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस का, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। फारसी में यही सब जो है हिंद और हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा था। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे, जो कहा रहते थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों और साक्ष्यों के आधार पर या आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, पारंपरिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास अब कैसे हुआ, ये सब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तरों को कर लिया जाए। चलिए अब बताइए, मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से होता था? क्या ताप संदीप्ति विधि से, या फिर पोटेशियम आर्गन विधि से, या स्टोन हैमर विधि से? बिल्कुल नहीं, ये जो होता था कार्बन 14 पद्धति से। ठीक है, अब ये बताइए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करते हैं? हम लोगों ने भी पढ़ा था विंध्य पर्वत। कौन से पर्वत पढ़ा था हमने? विंध्य पर्वत। ओके, अब चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो है कोलडीवा और चौपानी मांडो से मिला है। ठीक है, चलिए अब खालिस्तानों को भरेंगे। डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई।